हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। तो गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है डायट्राइब। DIATRIBE, डायट्राइब। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कटु आलोचना। मतलब किसी पर्सन की या फिर कोई भी सिचुएशन है, कोई भी टॉपिक है, उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर आक्रामक जो भी आलोचना की जाती है, उस आलोचना को डायट्राइब बोल सकते हैं। ये जो आलोचना होती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा भावनात्मक होती है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि टायरेड, डिनंसिएशन, इन्वेक्टिव, क्रिटिसिज्म, रेंट। एंटोनिम्स हैं प्रेज, कमेंडेशन, कॉम्प्लीमेंट, यूलॉजी, एक्कोलेड। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए कुछ है। माय बॉस लॉन्च्ड इनटू अ डायट्राइब अबाउट टार्डनेस ड्यूरिंग द टीम मीटिंग। मतलब मेरा जो बॉस है, उन्होंने लॉन्च किया या फिर उन्होंने शुरू किया इनटू अ डायट्राइब अबाउट टार्डनेस, मतलब देरी को लेकर जो भी कटु आलोचना थी, उसकी शुरुआत की मेरे बॉस ने ड्यूरिंग द टीम मीटिंग। मतलब टीम मीटिंग के दौरान जो भी देर हो गई थी, उस देरी को लेकर मेरे बॉस ने कटु आलोचना की शुरुआत की। द अपोजिशन पार्टी लॉन्च्ड अ डायट्राइब अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब जो अपोजिशन पार्टी है, उसने लॉन्च कर दी एक डायट्राइब, मतलब कटु आलोचना की। किसकी? अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। मतलब सरकार की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है या फिर आर्थिक नीतियां है, उनके खिलाफ अपोजिशन पार्टी ने कटु आलोचना की। सुपरमेसी, ये एक नाउन है। मतलब किसी चीज की सर्वोच्चता बोल सकते हो। सर्वोच्चता इन द सेंस कि जैसे कोई भी क्षेत्र है या फिर कोई भी शक्ति है, उसके आधार पर सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त होना। इमेजिन कीजिए कि जब आप किसी कंपटीशन में फर्स्ट रैंक पर आते हैं, तो जैसे कि कोई भी ड्राइंग कंपटीशन था या फिर कक्षा में कोई भी कंपटीशन था, तो उसमें टॉप कर जाते हैं, तो मतलब वो आपकी सुपरमेसी हो गई, वो आपकी सर्वोच्चता हो गई। या फिर कोई भी अचीवमेंट हो सकती है जिसने ये साबित किया है कि आप सबसे बेहतर है। भारत की क्रिकेट टीम की जो वर्ल्ड सुपरमेसी है, उसके बारे में इमेजिन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स जैसे कि डोमिनेंस, अथॉरिटी, सॉवरेंटी, कंट्रोल, लीडरशिप। एंटोनिम्स है इंफीरियोरिटी, सबऑर्डिनेशन, वीकनेस, सबमिशन, मीडियोक्रिटी। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द सीईओ मेंटेन्ड हर सुपरमेसी इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। मतलब जो सीईओ है, उन्होंने मेंटेन किया या फिर उन्होंने बनाए रखा अपनी सुपरमेसी को या फिर अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखा इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द क्राइसिस। मतलब क्राइसिस चल रहा था उस दौरान, या फिर जो भी संकट चल रहा था उस दौरान जो भी निर्णय लिया जाता है या फिर उस डिसीजन मेकिंग में निर्णय लेने में अपनी जो भी सुपरमेसी थी, अपनी जो भी सर्वोच्चता थी, उस सीईओ ने बनाए रखा। उस द पॉलिटिकल पार्टी क्लेम्स सुपरमेसी आफ्टर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन इलेक्शंस। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्लेम करती है या फिर दावा करती है, सुपरमेसी का दावा करती है, सर्वोच्चता का दावा करती है आफ्टर अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन इलेक्शन। मतलब इलेक्शन में एक भारी जीत के बाद। मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब ये हो गया कि एक भारी जीत। तो इलेक्शन में जो भारी जीत हुई है, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो दावा करती है अपनी सर्वोच्चता का। अगला वर्ड है हमारा अंडरमाइन। ये एक वर्ब है, UNDERMINE, अंडरमाइन। मतलब किसी को कमजोर कर देना या फिर किसी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना, उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको कमजोर करते हुए चला जाना। इमेजिन कीजिए कि जब आपकी मेहनत को किसी ने अनदेखा कर दिया। मतलब आपने किसी चीज के ऊपर काम किया है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, लेकिन उसको अनदेखा कर दिया गया, आपके काम को किसी ने चुरा लिया और आपका जो योगदान था उसको कमजोर कर दिया या फिर उसको अनदेखा कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वहां पर आपको आत्मविश्वास का ठेस पहुंचाया गया है। एक और सिचुएशन समझ सकते हैं, जैसे कि अपने रिश्ते में छोटी छोटी बातों को लेकर जो भी तनाव आ जाता है, तो वो रिश्ते को कमजोर कर देता है। अंडरमाइन करना हो गया मतलब। तो सिनोनिम्स है वीकन, सैबोटेज, इम्पेयर, एरोड, डिस्टेबलाइज। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथ, सपोर्ट, रीइंफोर्स, एड, फोर्टिफाई। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। स्किपिंग वर्कआउट्स इन अंडरमाइनिंग माय फिटनेस गोल्स। मतलब जो भी वर्कआउट है उसको स्किप कर देना या फिर उसको छोड़ देना इज अंडरमाइनिंग, वो कमजोर कर रहा है मेरे फिटनेस गोल्स को। जो भी मेरे लक्ष्य है फिटनेस को लेकर, उन सारे लक्ष्यों को कमजोर कर रहा है अगर मैं वर्कआउट्स को स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो साइबर अटैक्स आर अंडरमाइनिंग द
कंट्रीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो साइबर अटैक्स हैं या फिर साइबर जो हमले हो रहे हैं वो कमजोर कर रहे हैं किसको? कंट्रीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कंट्री का या फिर देश का जो भी डिजिटल संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वो कमजोर कर रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा पोलराइज। ये एक एडजेक्टिव है, POLARISED, पोलराइज। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ भी है जो कि विभाजित है। जैसे कोई भी ग्रुप है या फिर किसी की राय है या फिर समाज है, तो समाज में दो अलग अलग पक्षों में बंट जाना, विभाजित हो जाना, विभाजित हुई वाली चीज को पोलराइज्ड बोला जा सकता है। आप सिचुएशन के हिसाब से समझ सकते हो, जैसे कि जब परिवार में किसी मुद्दे के ऊपर दो गुट बन जाते हैं, मतलब परिवार दो अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। दोस्तों के बीच में किसी फिल्म को लेकर बहस हो जाती है, तो वो मतलब उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है, उनकी जो राय है वो अलग अलग दिशा में चली जाती है, उनमें मतलब मनमुटाव हो जाता है या फिर उनमें विभाजन हो जाता है। उस विभाजित रिश्ते को पोलराइज्ड बोला जा सकता है। या फिर जैसे खाने में क्या बनाना है, मतलब एक पर्सन कह रहा है कि मुझे लौकी अच्छी लगती है, दूसरा पर्सन कह रहा है कि मुझे गोभी अच्छी लगती है, तो गोभी बनाओ, वो कह रहा है कि लौकी बनाओ। तो अब यहाँ पर विभाजन हो गया दोनों की राय को लेकर। दो दोस्त हैं, वो लड़ रहे हैं, दो टीमों में बट रहे हैं, तो वो विभाजन हो गया। अब देश में जो राजनीति चलती है उसमें भी पोलराइज्ड ओपिनियंस होते हैं, मतलब एक की राय अलग होती है, दूसरी विपक्षी पार्टी की राय अलग होती है, तो वहां पर पोलराइज्ड बोला जा सकता। तो सिनोनिम्स हो गया जैसे कि डिवाइडेड, स्प्लिट, फ्रैगमेंटेड, सेग्रीगेटेड, अपोज्ड। एंटोनिम्स है यूनाइटेड, यूनिफाइड, हार्मोनियस, कोहेसिव, रिकंसाइल्ड। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द डिबेट बिटवीन सिबलिंग्स ऑफन गेट्स पोलराइज्ड ओवर स्मॉल मैटर्स। मतलब जो डिबेट है बिटवीन टू सिबलिंग्स, मतलब जो भाई बहनों के बीच में जो भी डिबेट है, जो भी बहस है, वो अक्सर गेट्स पोलराइज्ड, वो विभाजित हो जाती है। या फिर जो उनकी बहस है, मतलब एक बहस करता है एक चीज को लेकर और दूसरा उस चीज के विपरीत बहस करता है, तो वहां पर ये विभाजन हो जाता है। तो ये जो विभाजन है ओवर स्मॉल मैटर्स, ये सारा का सारा बिल्कुल छोटे छोटे मामलों के ऊपर होता है या फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स है पोलराइज्ड द स्टाफ इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। मतलब जो ऑफिस पॉलिटिक्स है या फिर जो कार्यालय में राजनीति है वो पोलराइज्ड हो चुकी है, या फिर उसको अलग अलग गुटों में, अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित कर दिया गया है। द स्टाफ्स इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप, मतलब दो अलग अलग ग्रुप में उसको, जो भी स्टाफ है वहां का, उसको बांट दिया है। अगला वर्ड है हमारा फसाड। ये एक नाउन है, मतलब किसी चीज का दिखावा बोल सकते हो, उसको फसाड बोला जाएगा। दिखावे का मतलब ये हो गया जैसे कोई भी चीज है उसका बाहरी स्वरूप जो रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है, मतलब बाहर बाहर से कुछ और दिखता है, वो अंदर से कुछ और होता है, तो वो मतलब दिखावा हो गया, वो फसाड हो गया। अब ये अक्सर लोगों को भ्रमित करने के लिए यूज किया जा सकता है, उनको कंफ्यूजन में डालने के लिए यूज किया जा सकता है। अब जैसे कोई भी पर्सन है वो बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन वो बाहर से खुश होने का नाटक करता है, तो मतलब बाहर से जैसा है वो मतलब अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश है। ऐसे भी सिचुएशंस आ जाती हैं कहीं पर जहाँ पे कोई पर्सन होता है अंदर से बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन सामने उसको, किसी के सामने उसे मुस्कुराना पड़ता है, तो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो उसको फसाड बोल सकते हैं, दिखावा करना बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हो गया प्रिटेंस, वेनीर, डिस्गाइज, फ्रंट, अपीयरेंस। एंटोनिम्स है रियलिटी, ट्रुथ, ऑथेंटिसिटी, सिंसियरिटी और जेन्युइननेस। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। शी मेंटेन्ड अ चीयरफुल फसाड डिस्पाइट हर पर्सनल स्ट्रगल्स। मतलब उसने मेंटेन किया या फिर उसने बनाए रखा अ चीयरफुल फसाड, एक मतलब खुशहाल दिखावा, एक बहुत ज्यादा खुशी से भरा हुआ दिखावा उसने बनाए रखा। डिस्पाइट हर पर्सनल स्ट्रगल्स, उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यक्तिगत स्ट्रगल्स है या फिर व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं, उसके बावजूद उसने एक चीयरफुल फसाड या फिर खुशहाल दिखावा बनाए रखा। हिज लग्जरियस लाइफ स्टाइल इज जस्ट अ फसाड, हिज एक्चुअली इन डेट। मतलब उसकी जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल है वो एक फसाड है, बस मतलब एक दिखावा है। मतलब वो दिखाता है कि भाई उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो जिंदगी जीने का तरीका है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस है, वो मतलब सबको यही दिखाता है कि बहुत ज्यादा लग्जरियस तरीके से वो जीता है, उसकी जीवन शैली वो बहुत ज्यादा आलीशान है, लेकिन वो बस एक केवल दिखावा है। हिज एक्चुअली इन दैट,
मतलब वो रियल में बहुत ज्यादा कर्जे में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नो होल्ड्स बार्ड। नो होल्ड्स बार्ड, NOHOLDSBARR, नो होल्ड्स बार्ड, ये एक एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब ये हो गया बिना रोक टोक के कोई भी काम किया गया है, पूरी स्वतंत्रता से, पूरी छूट के साथ कोई भी काम किया गया है, बिना कोई लिमिटेशंस के, बिना किसी रोक टोक के, तो वो नो होल्ड्स बार्ड हो गया। अब इमेजिन कीजिए जैसे आप अपने दोस्तों के साथ जब टाइम बिताते हो तो उस टाइम पर बिना किसी चिंता के आप खुलकर बातें करते हैं, खुलकर मजे करते हैं, तो वहां पर बिना किसी लिमिटेशंस के कुछ भी काम करने को नो होल्ड्स बार्ड बोला जाता है। इमेजिन कीजिए कि जैसे किसी की कोई बहस चल रही है, बिना किसी लिमिटेशंस की बहस चल रही है, उसमें बिल्कुल भी लिमिटेशंस नहीं है कि भाई हमें अपने शब्दों को कंट्रोल करके बहस करनी है, या फिर जो भी हमारे बस मुंह में आया वो बक देना है, उसे बस बोल देना है। तो ऐसी जो सिचुएशन होगी बिना रोक टोक के, वो हो गई नो होल्ड्स बार्ड। यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख लीजिए, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रेन्ड, फ्री, लिमिटलेस, बाउंडेड। एंटोनिम्स है रेस्ट्रेन्ड, रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, कंट्रोल्ड और कॉशियस। यहाँ पर एग्जांपल्स है, दियर आर्ग्यूमेंट टर्न्ड इनटू अ नो होल्ड्स बार्ड शाउटिंग मैच। मतलब उसकी जो बहस थी वो एक नो होल्ड्स बार्ड में बदल गई, मतलब बिना रोक टोक के वो बाढ़ में बदल गई, मतलब एक ऐसी बहस में बदल गई जहां पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं थी। शाउटिंग मैच मतलब उस टाइम पर चिल्लाने वाले मैच में बदल गई, मतलब वो भी चिल्ला रहा है, हम भी चिल्ला रहे हैं, इधर के साइड से भी चिल्ला रहे हैं, उधर के साइड से भी चिल्ला रहे हैं, बिना किसी शब्दों के कंट्रोल के चिल्ला रहे हैं। तो वो बहस उस सिचुएशन में बदल गई। द इंटरव्यू विद प्राइम मिनिस्टर वाज अ नो होल्ड्स बार्ड कॉन्वर्सेशन। मतलब जो इंटरव्यू था प्राइम मिनिस्टर के साथ वो एक नो होल्ड्स बार्ड कॉन्वर्सेशन था, मतलब वहां पर जो बातचीत हुई बिना किसी रोक टोक के बातचीत हुई उस इंटरव्यू के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ। इथॉस ये एक नाउन है, ETHOS, इथॉस। तो इसका मतलब होता है किसी का कोई आदर्श बोल सकते हो। अब जैसे कोई भी समाज है, कोई भी संगठन है, या फिर उसका जो भी नैतिक मूल्य है वो आदर्श हो गया, या फिर जैसे किसी का कोई विश्वास होता है, किसी का व्यवहार होता है तो वो आदर्श हो गया। अब जैसे कोई भी परिवार होता है तो वो अपनी संस्कृति के अनुसार ही कोई भी त्योहार मनाता है, तो वो अपने आदर्शों के अनुसार उस त्योहार को मनाता है। अब जैसे महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों को याद कीजिए, तो उस टाइम पर उनके आदर्श जो है वो किस तरीके से जीते थे, उनका जो भी जीने का स्टाइल था वो आदर्श हो गया। सिनोनिम्स है वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, स्पिरिट, कल्चर। एंटोनिम्स है इमोरलिटी, करप्शन, डिसऑनेस्टी, अनस्क्रूपुलसनेस, chaos। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, हिज वर्क रिफ्लेक्ट्स द ethos ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन। मतलब उसका जो काम है वो रिफ्लेक्ट करता है, या फिर उसका जो काम है उसमें एथॉस झलक, या फिर जो आदर्श है वो झलकते हैं किसके, जो काइंडनेस है और जो कंपैशन है, मतलब एक साथ झलकता है और करुणा झलकती है, या फिर बोल सकते हो जो दया है और करुणा है उसके काम में वे आदर्श झलकते हैं। अ फैमिली फॉलोज अ सिंपल एथॉस ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। मतलब जो हमारी फैमिली है, हमारा जो परिवार है वो फॉलो करता है एक सिंपल एथॉस को, एक सिंपल आदर्शों को फॉलो करता है ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, जो कि जो आदर्श हैं वो भरे हुए हैं ऑनेस्टी से, ईमानदारी से और बहुत ज्यादा मेहनत से भरे हुए हैं। इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण बोल सकते हो, मतलब अपने जो भी विचार हैं, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, अपने जो भी व्यवहार हैं उन पर गहराई से विचार करना, उसको आत्मनिरीक्षण करना हो गया, या फिर इंट्रोस्पेक्शन करना हो गया। इमेजिन कीजिए कि जब आपका दिन खत्म हो जाता है तो बाद में आप सोचते हैं कि आपने क्या सही किया और आपने क्या गलत किया, तो वो आत्मनिरीक्षण करना हो गया। जो भी अपने विचार हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, उनके ऊपर गहराई से विचार करना। रात को सोने से पहले हमें अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, तो मतलब उनके ऊपर गहराई से विचार करना। अब लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें भी अपने विचारों को गहराई से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आत्मनिरीक्षण हो गया। तो सिनोनिम्स हो गए इसके, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन, रेट्रोस्पेक्शन। एंटोनिम्स है डिस्ट्रैक्शन, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, इनअटेंशन और एक्सट्रोवर्सन। तो एग्जांपल्स आप देखिए, आई टेक टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन एवरी मॉर्निंग टू सेट माय डे राइट। मतलब अपने दिन को अच्छे तरीके से सेट करने के लिए, या फिर मेरा दिन बहुत ज्यादा सही हो इस चीज के लिए मैं टाइम लेता हूँ फॉर
इंट्रोस्पेक्शन एवरी मॉर्निंग, मतलब हर सुबह मैं आत्मनिरीक्षण के लिए समय लेता हूँ या फिर ऐसा समय निकालता हूँ कि ताकि उस टाइम पर मैं आत्मनिरीक्षण कर सकूं या फिर अपने विचारों पर गहराई से विचार कर सकूं, ताकि मेरा पूरा का पूरा दिन जो है वो अच्छा जाए या फिर सही जाए। द इलेक्शन रिजल्ट्स prompted इंट्रोस्पेक्शन विद इन द लूजिंग पार्टी, मतलब जो इलेक्शन रिजल्ट्स है या फिर जो भी चुनाव के परिणाम आए हैं उन्होंने प्रॉम्प्ट किया इंट्रोस्पेक्शन को या फिर उन्होंने आत्मनिरीक्षण को प्रेरित किया विद इन द लूजिंग पार्टी। एक जो लूजिंग पार्टी है उसके अंदर अंदर उसके भीतर भीतर आत्मनिरीक्षण को उसने प्रेरित किया। अगला वर्ड है हमारा यूनिफायर। ये एक नाउन है, UNIFIER, यूनिफायर। इसका मतलब होता है एकजुट करने वाला। अब कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है जो कि एकजुट करने वाला है। मतलब जैसे कोई भी ग्रुप है, कोई भी समाज है, कोई भी संगठन है, उसको एक साथ लाने वाला जो पर्सन होता है या फिर एक साथ लाने वाली जो चीज होती है वो यूनिफायर कहलाती है। जैसे कोई भी त्योहार आ जाता है, तो जैसे समझ लीजिए दिवाली आ गई या फिर होली आ गई, तो वो सभी को एक साथ इकट्ठा कर देता है। तो वो जो त्योहार है वो सभी को एक साथ ला देने वाला है, एकजुट करके एक जगह पर इकट्ठा कर देने वाला है। तो मतलब वो जो त्योहार है वो यूनिफायर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप को इमेजिन कीजिए जब पूरा का पूरा देश जो है वो एकजुट हो जाता है, तो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया वो यूनिफायर हो गया या फिर एकजुट कर देने वाला हो गया। तो यहाँ पर सिनोनिम्स देख लीजिए, हार्मोनाइजर, इंटीग्रेटेड, मीडिएटर, रिकंसाइलर, कंसोलिडेटर। एंटोनिम्स है डिवाइडर, सेपरेटर, डिसरप्टर, एंटागनिस्ट और फ्रेगमेंटर। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द लीडर सर्व्ड एज अ यूनिफायर ड्यूरिंग द टीम कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो लीडर है उसने एक यूनिफायर के रूप में काम किया या फिर यूनिफायर के रूप में सेवा की, मतलब एकजुट कर देने वाले के पर्सन के रूप में सेवा की ड्यूरिंग द टीम कॉन्फ्लिक्ट। जब टीम के बीच में संकट चल रहा था या फिर टीम के बीच में जो भी संघर्ष चल रहा था, तो उस दौरान पर उस नेता ने एक ऐसे पर्सन के रूप में काम किया कि जो टूटी हुई टीम है उसको एकजुट करके एक जगह पर लाया जाए या फिर उनको जोड़ दिया जाए। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑफन एक्ट एज अ यूनिफायर बिटवीन राइवल कंट्रीज। मतलब जो भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है या फिर खेल के जो भी टूर्नामेंट है वो अक्सर काम करते हैं एज ए यूनिफायर, एकजुट करने वाले के रूप में काम करते हैं बिटवीन राइवल कंट्रीज, जो भी राइवल कंट्रीज है या फिर जो भी प्रतिद्वंदी देश है उनके बीच में। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी वर्ड्स है उन सारे वर्ड्स को, उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।